Hello students, today I am going to give you Hindi description of introduction and summary of chapter number 6 Poets and Pancakes, that is prescribed in class 12th English book Flamingo. The writer of this story is Asoka Mitran. Actually this story is an excerpt from his book My Years with the Boss. इस स्टोरी के राइटर है अशोका मित्रन और ये स्टोरी एक तरह से एक एक्सेप्ट मीन्स एक भाग है, एक टुकड़ा है, एक खंड है अशोका मित्रन की एक फेमस बुक है माय ईयर्स विथ बॉस। उसी बुक्स का कुछ टुकड़ा, कुछ खंड से ये चैप्टर बनाया गया है पोएट्स एंड पैनकेक्स। एक्चुअली इस स्टोरी के माध्यम से अशोका मित्रन ने अपने लाइफ के उन सालों का, उन पीरियड्स का डिस्क्रिप्शन किया है इस चैप्टर में जब वो जेमिनी स्टूडियो में वर्क किया करते थे। जेमिनी स्टूडियो क्या था? जेमिनी स्टूडियो एक स्टूडियो था जिसमें फिल्म, मूवी और सीरियल्स की शूटिंग होती थी। जेमिनी स्टूडियो एक फेमस स्टूडियो था साउथ का। बहुत सारे फेमस पुरानी हीरोइन उस जेमिनी स्टूडियो की प्रोडक्ट हैं। तो जेमिनी स्टूडियो में और इनका काम क्या था? ये स्टोरी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। जैसे कि एक फिल्म स्टूडियो में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, मेकअप डिपार्टमेंट्स, स्टोरी डिपार्टमेंट्स, डांस का डिपार्टमेंट, कोरियोग्राफी वाला डिपार्टमेंट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बहुत सारे लोग काम करते हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट भी होते हैं। तो अशोका मित्रन जो थे ये स्टोरी डिपार्टमेंट में काम करते थे। इनका काम था न्यूज़पेपर से स्टोरी निकालना, क्योंकि कोई भी मूवीज़ हो, सीरियल्स हो, कुछ भी हो, ऐसा कहा जाता है कि सिनेमा इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी। सिनेमा सोसाइटी का मिरर है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में जो चीज़ें होती हैं वही चीज़ों को सिनेमा में दिखाया जाता है। यानी कि सोसाइटी में हो रही घटनाओं को ही थीम बना करके मूवीज़, पिक्चर्स बनाई जाती हैं। तो वो घटनाओं का कैसे पता चलेगा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को? तो उसके लिए हायर किया जाता था राइटर्स को, और उसी में अशोका मित्रन थे। इनका काम था डेली के न्यूज़पेपर को पढ़ना और उस न्यूज़पेपर में ऐसी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी लगे जिस पे कोई मूवी बन सकती है तो वो सब स्टोरीज को कटिंग करना, कटिंग कर करके एक फाइल में पेस्ट करना और फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसर को दिखाना। फिर उस स्टोरी पे फिर एक मूवी बनाने भर की एक स्टोरी तैयार करना। ये सब अशोका मित्रन का काम होता था। और फिर बाकी सारे लोग क्या करते थे, ये सारी चीज़ें उन्होंने इस पोएट्स एंड पैनकेक्स में डिस्क्राइब किया है। अपना काम भी और उस डिपार्टमेंट में, उस स्टूडियो में और कितने सारे डिपार्टमेंट थे, उस स्टूडियो के लोग कैसे काम करते थे और किस तरह से वहाँ पे काम होता था, इन सब सारी चीज़ों का संक्षिप्त में विवरण इस पोएट्स एंड पैनकेक्स में है। पैनकेक्स, पोएट्स तो हो गए सारे राइटर्स जो स्टोरी बनाते थे मूवीज की, और पैनकेक्स क्या है? पैनकेक्स एक ब्रांड है, मेकअप ब्रांड। पैनकेक्स का फाउंडेशन और बहुत सारे लिपस्टिक, दुनिया जहाँ जितने भी मेकअप की चीज़ें आती हैं, कॉम्पैक्ट, फाउंडेशन, लिपस्टिक, ग्लास, जो भी जितने भी मेकअप का ये ब्रांड है, था उस समय काफ़ी फेमस ब्रांड था पैनकेक। और इसी पैनकेक ब्रांड का सारा मेकअप जेमिनी स्टूडियो में आता था। जेमिनी स्टूडियो के जो भी बॉस थे वो पैनकेक्स ब्रांड के सारे मेकअप मंगाते थे अपने स्टूडियो में। और एक तरह से ये जो स्टोरी है आयरनिकल वे में लिखी गई है। हर जगह आयरनी मतलब होता है कि जो कहा जाता है मीनिंग उसकी जस्ट अपोजिट होती है। एक तरह से व्यंग होता है, कटाक्ष होता है। तो कटाक्ष रूप में उन्होंने स्टोरी की है। कई जगह उनकी जो राइटिंग है काफ़ी ह्यूमरस है। उन्होंने लिखा है कि पैनकेक्स जो था ये ब्रांड का मेकअप ट्रक में भर के आता था। मतलब इतना सारा मेकअप हीरो हीरोइन और जो भी कैरेक्टर होते थे अपने चेहरे पे इतना सारा मेकअप पोतते थे कि ट्रक में भर करके पैनकेक्स लाया जाता था। चलिए, इंट्रोडक्शन। द लेसन इज टेकन फ्रॉम द बुक माई ईयर्स विद द बॉस रिटन बाय अशोका मित्रन। जैसे कि मैंने कहा अशोका मित्रन की एक फेमस बुक है माई ईयर्स विद द बॉस, और ये जो लेसन है पोएट्स एंड पैनकेक्स माई ईयर्स विद द बॉस से ही लिया गया है। इन दिस एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स होता है भाग। इस भाग में ये पूरी बुक हो गई और पोएट्स एंड पैनकेक्स क्या हो गया? इस बुक का एक भाग हो गया। तो इस भाग में
he talks about all the elements that kept Gemini Studios running. उन्होंने उन सारी बातों का जिक्र किया है जिसकी वजह से Gemini Studio चलता था. From pancake makeup to the office boy of the makeup department, from Subbu to the lawyer, every element helped in making Gemini Studios a successful film producing company. इस स्टोरी में उन्होंने एक एक चीज का वर्णन किया है. पैनकेक जो ब्रांड होता था, मेकअप ब्रांड, उसका ऑफिस बॉय जो कि मेकअप डिपार्टमेंट में काम करता था, और ऑफिस बॉय का काम होता था लोगों, जितने भी कैरेक्टर होते थे मेन हीरो हीरोइन को छोड़ करके, ऑफिस बॉय हीरो हीरोइन और मेन कैरेक्टर्स को का मेकअप नहीं करता था. बाकी जितने भी ऑडियंस भाग लेती थी, मतलब जैसे लड़ाई हो रहा है, पीछे में डांस हो रहा है तो आगे हीरोइन डांस कर रही है, उसके पीछे भी तो बहुत सारी लड़कियां डांस करती हैं, आगे हीरो डांस करता है, हीरो के पीछे भी तो ढेर सारे लोग डांस करते हैं उसी तरह. तो उन लोगों का मेकअप ऑफिस बॉय करता था, और मेन हीरो हीरोइन का मेकअप मेन जो मेकअप आर्टिस्ट होता था वो करता था. तो मेकअप डिपार्टमेंट में जो ऑफिस बॉय काम करता था उसके बारे में भी इसमें वर्णन किया गया है. सुबू एक थे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस रखता था जेमिनी स्टूडियो में. जेमिनी स्टूडियो के जो बॉस थे, बॉस सुबू के ऊपर बहुत भरोसा करते थे और सुबू उनका दायां हाथ था. फिर उस स्टूडियो में एक लॉयर भी था. तो इन सारी चीज़ों से, इन सारे जिन लोगों का बहुत हेल्प था जेमिनी स्टूडियो को चलाने में, उन सारे लोगों का इसमें वर्णन किया गया है, जिनकी वजह से जेमिनी स्टूडियो एक सक्सेसफुल प्रोड्यूसिंग कंपनी थी. अब समरी, पोएट्स एंड पैनकेक समरी. In this lesson, Ashoka Mitran talks about Gemini Studios and all that helps in keeping it in the spotlight. इस लेसन में अशोका मित्रन बात करते हैं जेमिनी स्टूडियो की, और जेमिनी स्टूडियो में उन सारी चीज़ों की जिससे वो स्पॉटलाइट में बना हुआ था जेमिनी स्टूडियो. He starts by making a mention about Pancakes, the famous makeup brand which Gemini Studios ordered in truckloads. स्टार्टिंग होती है इस स्टोरी की, पोएट्स एंड पैनकेक्स की स्टोरी की स्टार्टिंग में ही अशोका मित्रन पैनकेक जो ब्रांड है, मेकअप ब्रांड, उसका मेंशन करते हैं. उसी की बात करते हुए इस स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं, जो कि ट्रकों में भर भर करके आता था. मतलब इतना मेकअप यूज होता था जेमिनी स्टूडियो में. He then talks about the plight of actors and actresses who have to bear too many lights on their face. और फिर मेकअप के बात करने के बाद, मेकअप ब्रांड को बात करने के बाद, फिर अशोका मित्रन बात करते हैं प्लाइट यानी दुर्दशा, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस, हीरो और हीरोइन की दुर्दशा की बात करते हैं. उनकी दुर्दशा क्यों होती थी? मेकअप कराने में उनकी दुर्दशा होती थी, क्योंकि उस समय के जो लाइट्स थे काफ़ी फियरी लाइट्स थे. अभी एलईडी लाइट है, अभी और अच्छे अच्छे स्टूडियोज जहाँ मूवीज़ की शूटिंग होती है वहाँ तो बहुत सॉफ्ट लाइट्स यूज होती हैं. मगर पहले ज़माने में जेमिनी स्टूडियो काफ़ी पुराना स्टूडियो था, तो उस ज़माने में अभी की जो लाइट्स, ये लाइट नहीं थी. हम लोग अभी एलईडी और ये CFL बल्ब से पहले जो लाइट यूज करते थे उसकी रोशनी येलो कलर की होती थी. वो कितना फायरी होता था, कितना वो हीट रिलीज करता था. जिन लोगों ने वो बल्ब यूज किया होगा उन लोगों को पता होगा. इससे पहले जो बल्ब यूज करते थे जो येलो रोशनी देती थी, कितना वो हीट रिलीज करता था. तो उसी तरह जेमिनी स्टूडियो जब चल रहा था तो उस समय लाइट्स अभी वाले बल्ब नहीं थे. उस समय के जो बल्ब थे वो काफ़ी हीट रिलीज करते थे. और जो मिरर होता है मेकअप रूम में, हीरो हीरोइन एक एक मिरर के आगे बैठ करके मेकअप करवाते हैं, और उस मिरर के चारों तरफ बल्ब्स लगे होते हैं ताकि उनको एकदम क्लियर फेस दिख सके, और फिर उनका मेकअप होता है. तो इतने सारे बल्ब्स मेकअप रूम में, इतने सारे बल्ब्स होते थे कि वो पूरा मेकअप रूम एकदम गर्म हो जाता था. और उस गर्मी में हीरो हीरोइंस को और सारे एक्टर्स को अपना मेकअप करवाना पड़ता था. द मेकअप डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू हुम यूज्ड हीप्स ऑफ मेकअप टू टर्न देम इनटू अगली लुकिंग क्रिएचर्स. जब यहाँ पे अशोका मित्रन एक तरह से कमेंट पास कर रहे हैं कि मेकअप डिपार्टमेंट में जो एक्टर्स और एक्ट्रेस होती हैं उनको इतना मेकअप करना पड़ता था. हिप्स मतलब एकदम बहुत बहुत ज़्यादा. हिप्स होता है ढेर, मतलब ढेरों मेकअप उनको अपने चेहरे पे करवाना पड़ता था, और जिससे उनका चेहरा अगली हो जाता था.
मतलब मूवीज जब शूट हो जाती थी तो पिक्चर्स जब हम देखते थे तो भले उसमें वो सुंदर लगते थे, मगर रियलिटी में इतना मेकअप थोपने के बाद वो अगली लुकिंग क्रिएचर्स बन जाते थे, ऐसे मतलब जंतु बन जाते थे एकदम गंदा लुकिंग वाला। उनका चेहरा एकदम से, अगर तुम लोग इस चैप्टर को अगर डिटेल में पढ़ो तो एकदम से रेड हीनियस क्रिएचर बन जाते थे, एकदम लाल लाल राक्षस बन जाते थे, रेड कलर के राक्षस बन जाते थे सब लोग मेकअप करा करके। He talks about the office boy of the makeup department whose task is to apply paint on to the faces of players at the time of crowd shooting. अब यहाँ पे इसी डिपार्टमेंट में एक ऑफिस बॉय था। एक्चुअली उसके पद का नाम, डेजिग्नेशन का नाम ऑफिस बॉय था, मगर एक्चुअली वो बॉय नहीं था, वो लगभग 40 साल के करीब एक आदमी था जिसका मेकअप डिपार्टमेंट में जिसका काम होता था हीरो हीरोइन को छोड़ करके, साइड रोल्स वालों को छोड़ करके, जो क्राउड जैसे कि डांस हो रहा है तो पीछे जो डांसर हीरो हीरोइन के पीछे जो डांस करते हैं, या और भी मतलब कि जो इम्पोर्टेंट रोल्स जिनका नहीं है मूवीज में मगर रोल है उसमें वो दिखाई देंगे, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन लोगों के चेहरे पे मेकअप पोतना। तो यहाँ पे मेकअप को वो क्या बोलते हैं, अशोकामित्रन पेंट, कि उसका ऑफिस बॉय का काम होता था जो अनइम्पोर्टेंट, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स नहीं थे उनके चेहरे पे पेंट पोतना उसका काम था। एक्चुअली पेंट पोतना नहीं, उनका मेकअप करना। He was a poet and had joined the studios in the hope of becoming an actor, screenwriter, director or a lyricist. Actually वो जो ऑफिस बॉय था जो कि हीरो हीरोइन के पीछे जो डांस करते थे लोग, उन लोगों का मेकअप करता था। एक्चुअली वो काफ़ी टैलेंटेड था, वो आया था जेमिनी स्टूडियो में एक्टर बनने के लिए, फिर उसके बाद स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और लिरिसिस्ट बनने के लिए। मतलब बहुत सारे होप लेके आया था, आशा लेके आया था कि मैं जेमिनी स्टूडियो ज्वाइन करूंगा, पहले एक्टर बनूंगा, फिर स्क्रीन राइटिंग करूंगा, स्क्रीन राइटर बनूंगा, यानी फिर उसके बाद डायरेक्टर, फिल्म को डायरेक्ट करूंगा और फिर गाना लिखूंगा और लिरिसिस्ट बनूंगा। इतना सारे ख्वाब लेके आया था, मगर वो बना क्या, ऑफिस बॉय बन गया, मेकअप करने लगा सबका काफ़ी। तो ये भी एक तरह से कटाच है। एक्चुअली वो काफ़ी टैलेंटेड था, वो बहुत अच्छी पोएम्स लिखता था और स्क्रीन राइटिंग भी करता था, डायलॉग्स भी लिखता था, और उसके पास अंदर डायरेक्शन के भी गुण थे और अच्छी एक्टिंग भी करता था, मगर फिर भी जेमिनी स्टूडियो में उसको काम नहीं मिलता है। काम मिलता भी है तो ऑफिस बॉय का काम मिलता है। In those days, the author used to work inside a cubicle and had a task of collecting newspapers cutting, which और अब अशोकामित्रन अपने वर्क के बारे में बताते हैं कि वो उन दिनों जेमिनी स्टूडियो में क्या करते थे। तो वो एक क्यूबिकल यानी घन कक्ष, बहुत बड़ा सा अगर हॉल होता है और उसमें सब लोगों के लिए एक छोटा छोटा एक क्यूब के आकार का, घन के आकार का एक रूम बना दिया जाता है छोटा छोटा, ताकि सब लोग उसमें अपना काम कर सके। तो एक छोटा सा इनका भी क्यूबिकल था जिसमें बैठ करके इनका काम होता था न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स को इकट्ठा करना, न्यूज़पेपर्स में स्टोरीज ढूंढना और अच्छी स्टोरीज की कटिंग करके इकट्ठा करना। अकॉर्डिंग टू अदर्स वाज इनसिग्निफिकेंट, और दूसरों की नज़र में इनका काम इनसिग्निफिकेंट था, यानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि दिन भर ये न्यूज़पेपर पढ़ते रहते थे और उसमें से इंपॉर्टेंट स्टोरीज को कट करके एक फाइल में पेस्ट करते थे। तो लोगों को लगता था बाकी जो जेमिनी स्टूडियो में बाकी लोग जो काम कर रहे थे उन लोगों को लगता था कि अशोकामित्रन तो कुछ करते ही नहीं है, फालतू दिन भर सिर्फ पेपर पढ़ते रहते हैं और पेपर फाड़ते रहते हैं, पेपर पढ़ते हैं फिर पेपर को फाड़ते हैं, ये आदमी करता है क्या है, कुछ काम नहीं करता है। उन लोगों को लगता है कि इनका काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही नहीं है और फालतू का काम करते रहते हैं। Thus ऑफिस बॉय वुड कम इन टाइम अगेन टू बोदर हिम विथ हिज कंप्लेंट्स, और कभी कभी जो ऑफिस बॉय है जो इनसिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स को पेंट करता था, मतलब उनका मेकअप करता था, उसको कभी कभी लगता था कि अशोकामित्रन कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो इनके क्यूबिकल में, इनके कक्ष में बिना बुलाए आ जाता था और अपनी कंप्लेंट्स सुनाता रहता था। मतलब इसकी जो भी कंप्लेंट्स थी कि मैं एक्टर बनने आया था, मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करता हूँ, मैं बहुत अच्छे गाने लिखता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मगर मुझे यहाँ पे काम नहीं मिला अच्छे से, मेरी योग्यता को ध्यान नहीं दिया गया और मुझे फालतू का काम पकड़ा दिया गया है। इस तरह की कंप्लेन लेकर के वो हमेशा अशोकामित्रन के पास आ जाता था और इनका दिमाग चढ़ता था। He was well convinced that the reason behind his misery was Subbu,
और वो जो ऑफिस बॉय था, उसका नाम कहीं भी नहीं दिया हुआ है, वो एकदम से वेल कन्विंस था, मतलब अच्छी तरह से उसको एकदम पता था कि उसके इस उपेक्षा, जेमिनी स्टूडियो में उसके इस उपेक्षा के पीछे एक इंसान है, और उस इंसान का नाम है सुबु। मतलब उसके मिजरी यानी दुख, उसके सारे दुखों का कारण है सुबु। सुबु ने ही उसके गुणों को, उसके टैलेंट को नहीं पहचाना, और सुबु ने उसको साइड कर दिया है ऑफिस बॉय बना करके। ही थॉट सुबु हैड एन एडवांटेज बिकॉज ही वॉज बोर्न अ ब्राह्मण। अब ऑफिस बॉय को लगता है सुबु का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था जेमिनी स्टूडियो में। वो सेकेंड बॉस था, एक तरह से बॉस के बाद वो दूसरा सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन था जेमिनी स्टूडियो में। तो ऑफिस बॉय को लगता है कि सुबु को इतना इंपॉर्टेंस, इतना एडवांटेज जेमिनी स्टूडियो में इसीलिए मिला हुआ है क्योंकि वो एक ब्राह्मण है। अब यहाँ पे कास्ट एंगल भी आ रहा है, ऐसा उसको लगता है ऑफिस बॉय को कि ब्राह्मण होने के नाते उसको इतना इम्पोर्टेंट प्लेस मिला है, और मैं चूंकि ब्राह्मण नहीं हूं तो इसलिए मुझे एक तरह से सबसाइड कर दिया गया है। सुबु वाज अ रिसोर्सफुल मैन। अब उसके बाद जब वो ऑफिस बॉय सुबु के बारे में बात करता है, अपनी कंप्लेंट सुना करके चला जाता है, तो फिर अब अशोकामित्रन सुबु की चर्चा करते हैं चैप्टर में। सुबु कैसा था? रिसोर्सफुल मैन था, उसके पास काफ़ी माइंड था, हुज लॉयल्टी मेड हिम स्टैंड आउट, और वो काफ़ी लॉयल था अपने बॉस, मिस्टर वासन थे बॉस, तो अपने बॉस के प्रति काफ़ी लॉयल था। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स एंड इट वॉज डिफिकल्ट टू इमेजिन फिल्म मेकिंग विदाउट हिम। अशोकामित्रन बोलते हैं, अब अशोकामित्रन का पर्सनल कंसेप्शन जो है सुबु के प्रति क्या है वो आता है। उनको लगता है कि सुबु जो है पर्सन इतना रिसोर्सफुल है, मतलब उसके पास रिसोर्स की कमी नहीं है, उसके पास आइडियाज की कमी नहीं है, और मूवीज बनाने के लिए आइडियाज ही चाहिए होते हैं, और वो एक एक से नया नया आइडियाज निकालता था। और ये जो बंदा है सुबु, ये फिल्म मेकिंग के लिए ही बना हुआ है। फिल्म मेकिंग के लिए उसके पास कई आइडियाज हैं। कोई भी अगर डिफिकल्ट सीन हो जाता है जहां समझ में नहीं आता है कि सीन को कैसे शूट किया जाए, उस समय सुबु एक फैंटास्टिक आइडिया के साथ आता है और सीन इजिली शूट हो जाता है। मतलब काफी टैलेंटेड बनता है। भले ऑफिस बॉय को लगता है कि ब्राह्मण होने की वजह से वो इतना इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है जेमिनी स्टूडियो में, मगर ऐसा नहीं है, सुबु काफी टैलेंटेड बनता है। ही वॉज वेरी वेलकमिंग एंड वॉज नोन फॉर हिज हॉस्पिटलिटी। हाँ, और काफ़ी वेलकमिंग भी है, लोगों को काफ़ी अच्छे से वेलकम भी करता है, और हॉस्पिटलिटी के लिए भी जाना जाता है। कोई भी उसके घर पे आता है तो उसको बहुत अच्छे से चाय नाश्ता कराता है, अपने घर पे स्टे कराता है। उसके गांव से या उसके एरिया से बहुत लोग काम की तलाश में अगर आते हैं चेन्नई, तो अगर उनको कुछ नहीं मिलता है तो वो सुबु के पास आते हैं, तो सुबु उनको अपने घर पे ठहराता है। मतलब सुबु का घर हमेशा गेस्ट से भरा रहता है। जो लोग भी उनके गांव एरिया के लोग हैं, मद्रास आते हैं कुछ काम से, तो सुबु के घर पे आराम से रह जाते हैं। मतलब कि काफी वो सोशल टाइप का इंसान था, काफी लोगों की हेल्प भी करता था सुबु। जस्ट लाइक मेनी अदर्स एट द जेमिनी स्टूडियो ही ऑल्सो डिड पोएट्री। और सुबु भी पोएट्री लिखता था। मतलब सुबु भी काफी टैलेंटेड था। एक तो पहले वो काफी रिसोर्सफुल था, काफी मूवी मेकिंग में काफी टैलेंटेड था। किसी भी सीन, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सीन को भी कैसे शूट करना है वो आराम से इजिली करवा देता था। और पोएट्री भी लिखता था, और स्टोरीज भी लिखता था, और नॉवेल्स भी लिखता था। ही वर्कड फॉर द स्टोरी डिपार्टमेंट विच ऑल्सो कंसिस्टेड ऑफ अ लॉयर। अब मेरा कि और सुबु ने कुछ साल स्टोरी डिपार्टमेंट के लिए भी काम किया था। डिटेल में तुम लोग पढ़ोगे तो सुबु कभी कभी एक्टिंग भी करता था। किसी भी मूवीज में अगर कोई एक रोल है, उसके लिए कोई ढंग का मिल नहीं रहा है, छोटा मोटा रोल, मेन रोल नहीं करता था मगर छोटा मोटा रोल वो कर देता था सुबु। और वो उस छोटे से रोल में ही हीरो जो मेन हीरो होता है उसको सरपास कर देता था। मतलब बहुत अच्छी एक्टिंग करता था सुबु। और पोइट्री भी लिखता था, नॉवेल्स भी लिखता था, स्टोरी भी लिखता था, और स्टोरी डिपार्टमेंट में काम भी किया था। अब फिर आगे एक और कैरेक्टर है जिसको बताते हैं कि स्टोरी डिपार्टमेंट में एक और आदमी काम करता था, वो है लॉयर। तो एक्चुअली वो पेशे से लॉयर है, वकील है, मगर वो स्टोरी डिपार्टमेंट में काम करता है। उसका काम होता था जब भी जो मिस्टर वासन है या फिर जो बॉस हैं जेमिनी स्टूडियो के, या फिर कोई भी उसमें काम करने वाला है, वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स में फंसता तो लॉयर उसको सलाह दे करके उसको उस प्रॉब्लम से निकालता था। मगर एक्चुअली ये लॉयर करता क्या था, उल्टा काम करता था, लोगों को ही फंसा देता था। ये लोगों को प्रॉब्लम्स में से निकालता नहीं था, लोगों को प्रॉब्लम्स में फंसा देता था। मतलब था तो लॉयर मगर काम इसका उल्टा था। पीपल जनरली कॉल्ड हिम द ऑपोजिट ऑफ द लीगल प्रैक्टिशनर। इसका ये तो लीगल प्रैक्टिशनर था, लीगल मतलब
कानून का एक तरह से रखवाला टाइप के, मतलब कलाकार, मगर ये उल्टा काम करता था। जैसे कि मैंने बताया, वो लोगों को दलदल से निकालता नहीं था, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम्स में, पचड़े में फंस जाता था लीगली, तो उसको ये निकालता नहीं था, उसको और फंसा देता था। ही वॉज अ लॉजिकल एंड न्यूट्रल मैन अमिस्ट अ रूम फुल ऑफ ड्रीमर्स। एक्चुअली जो वो डिपार्टमेंट था, स्टोरी डिपार्टमेंट्स, उसमें बहुत सारे पोएट्स थे, स्टोरी राइटर्स थे। तो स्टोरी राइटर्स और पोएट्स क्या होते हैं, ये एक तरह से ड्रीमर्स होते हैं। ड्रीम, सपना, सपना देखने वालों को क्या बोला जाता है, ड्रीमर्स। तो कोई भी राइटर है, पोएट है, तो ड्रीम देखता है, सपना देखता है, फिर तो सपने में एक स्टोरी बुनता है और फिर उसको पेपर पे उतारता है। तो सारे जितने भी पोएट्स और स्टोरी राइटर्स थे वो सब ड्रीमर्स थे, और उनके बीच में एक लॉजिकल और न्यूट्रल यानी तटस्थ इंसान था, लॉयर। लॉयर ना तो ड्रीमर था, ये लॉजिकल था। अशोका मित्रन देन डिस्क्राइब्स हाउ जेमिनी स्टूडियोज गॉट अ चांस टू होस्ट अ ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल परफॉर्मर्स कॉल्ड मोरल रिआर्मेंट आर्मी। अब फिर उसके आगे अशोका मित्रन बोलते हैं कि एक समय ऐसा आया कि जब जेमिनी स्टूडियो को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उसको एक इंटरनेशनल परफॉर्मर्स आए। जेमिनी स्टूडियो भारत का स्टूडियो था, यहाँ पे इंडियंस ही वर्क करते थे, मगर एक इंटरनेशनल दूसरे देश का परफॉर्मिंग टीम आई, उस टीम का नाम था मोरल रिआर्मामेंट आर्मी, MRA। तो इसकी टीम आई थी जेमिनी स्टूडियो में परफॉर्म करने के लिए। ये लोग एक्चुअली स्टेज प्लेयर थे, मतलब ड्रामा करते थे स्टेज पे, और जेमिनी स्टूडियो ने होस्ट किया उस टीम का, और उन्होंने वहां पे अपने बहुत सारे ड्रामा स्टेज पे प्रेजेंट किए। दो द प्लॉट्स एंड मैसेजेस वेर नॉट कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली वो जो इंटरनेशनल टीम थी जिन्होंने ड्रामा प्ले किया है जेमिनी स्टूडियो में, उनका जो प्लॉट्स था, यानी प्लॉट्स होता है कहानी की विषय वस्तु, और मैसेज, उसका मैसेज जो कॉम्प्लेक्स नहीं था, इजी टू अंडरस्टैंड था, ज्यादा कठिन नहीं था। देयर सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वेर नियर टू परफेक्शन। मगर उनका जो सेट्स था, उन लोगों ने जो सेट्स बनाया अपना ड्रामा प्रेजेंट करने के लिए, और उनके कॉस्ट्यूम्स, उनके जो कपड़े थे, ये सब बहुत अच्छा था, एकदम परफेक्शन के काफी नियर था, मतलब जेमिनी स्टूडियो से फार फार बेटर था। सो दैट फॉर मेनी ईयर्स तमिल प्लेज displayed sunset and sunrise in the way inherited from जोथम वैली। एक्चुअली उन्होंने एक प्ले किया था, कई सारे प्ले उन्होंने प्रेजेंट किए थे, उसमें एक जोथम वैली प्ले था। उस प्ले में सनराइज और सनसेट, सूर्य के उगने और सूर्य के डूबने का जो सीन था, बहुत ही खूबसूरती से और परफेक्शन से प्ले किया गया था। तो जब ये लोग चले गए, तो अब ये जो तमिल प्लेस थे, जेमिनी स्टूडियो तमिलनाडु का स्टूडियो था, मद्रास का, चेन्नई का, तो अब इन लोगों ने भी अपने प्लेज में, अपने ड्रामाज में ये सनसेट और सनराइज का सीन कॉपी करना स्टार्ट कर दिया जोथम वैली से। जोथम वैली में जिस तरह से सनराइज और सनसेट का सीन प्ले किया गया था, दिखाया गया था, उसी तरह से उन लोगों के जाने के बाद जेमिनी स्टूडियो वाले भी उनके सीन को कॉपी करने लगे। Then another guest, Stephen Spender, comes to visit Gemini Studios. People had hardly heard of him, and they could not cannot connect with him due to linguistic barriers. फिर उसके बाद MRA जो टीम थी वो चली गई। उसके बाद एक दूसरा गेस्ट आता है, उस गेस्ट का नाम होता है स्टीफन स्पेंडर। और जेमिनी स्टूडियो की किसी भी, बाकी सबका तो छोड़ो, जो राइटर्स थे उन लोगों ने भी स्टीफन स्पेंडर के बारे में कुछ नहीं सुना था। और वो आए और एक लंबा सा 1 घंटे का भाषण दिया, और कोई भी जितने राइटर्स थे वो भी उनकी इंग्लिश समझ नहीं पाए, क्योंकि कुछ लोग जो इंग्लिश जानते भी थे वो भी उनकी स्पीच नहीं समझ पाए, क्योंकि लिंग्विस्टिक बैरियर्स, उनकी इंग्लिश इतनी डिफिकल्ट थी टू अंडरस्टैंड थी कि वो लोग नहीं समझ पाए। It was not until a few years later that Ashokamitran saw his name in a book and realized who he actually was. और वो आए, भाषण देकर चले भी गए, और कोई नहीं समझ पाया कि ये कौन थे जो आए थे और क्या कहना चाहते थे, भाषण में इन्होंने क्या कहा, उनकी इंग्लिश किसी को नहीं समझ में आई। उसके कई सालों बाद जब अशोकामित्रन जेमिनी स्टूडियो छोड़ दिए थे, उसके बाद उन्होंने एक बुक में उनका नाम पढ़ा, तब ये जाने कि स्टीफन स्पेंडर कौन थे। स्टीफन स्पेंडर एक पोएट थे। क्लास 12th में स्टीफन स्पेंडर की एक पोएम भी प्रेस्क्राइब्ड है। ओके, तो ये थी समरी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट।